Dear students, welcome to chemistry class. Students, today I will continue the same chapter solution of grade 12. Students, today I will discuss the vapor pressure of liquid solutions and Raoult's law. स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि वेपर प्रेशर जो है लिक्विड सॉल्यूशंस का और उससे रिलेटेड राउल्ट्स लॉ के बारे में। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है। स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर डेवलप्ड बाय एटमॉस्फेयर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन द सेम वे स्टूडेंट्स, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। लेकिन स्टूडेंट्स, ये वेपर प्रेशर कौन सा, किसका वेपर? तो इसको स्टूडेंट्स हम एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स कि हमने एक कंटेनर ले रखा है। ये हमने एक कंटेनर ले रखा है स्टूडेंट्स, और इस कंटेनर के अंदर हमने कोई भी लिक्विड डाल दिया, अगर कोई सॉल्यूशन डाल दिया और इसको हमने इवैक्यूएटेड कर दिया है, यानी कि हमने इसको वैक्यूम में रख दिया है और इसके साथ हमने एक मैनोमीटर को जोड़ दिया है। मैनोमीटर वो है जो प्रेशर को मेज़र करता है। अब स्टूडेंट्स, हमें पता है कि लिक्विड हैज़ टेंडेंसी टू इवेपोरेट। हर लिक्विड की टेंडेंसी होती है कि वो इवेपोरेट करे, तो ये लिक्विड भी वेपर में कन्वर्ट होगा, जिसको हम बोलते हैं इवेपोरेशन। उसकी वजह से इस मैनोमीटर ट्यूब पे प्रेशर डेवलप होगा और ये मैनोमीटर ट्यूब के अंदर जो मरकरी भरा हुआ होगा स्टूडेंट्स, वो उसकी हाइट बढ़ जाएगी। लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद हम देखेंगे कि मैनोमीटर की हाइट नहीं बढ़ रही। एक्चुअली उस समय में क्या होगा स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। ये इक्विलिब्रियम किसके बीच में होगा स्टूडेंट्स? ये इक्विलिब्रियम होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। स्टूडेंट्स, रेट ऑफ इवेपोरेशन का क्या मतलब है कि लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और कंडेंसेशन का मतलब वेपर किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में। यानी कि लिक्विड कॉन्टीन्यूसली वेपर में कन्वर्ट होता रहेगा और वेपर जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होती जाएगी, और इस तरह से एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब दोनों की रेट सेम हो जाएगी। उस स्थिति को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम, और उस इक्विलिब्रियम पर जो वेपर होगी वो वेपर इस लिक्विड पे जो प्रेशर डेवलप करेगी उसी को हम क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कहेंगे। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद में आता है कि फैक्टर्स, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को इफ़ेक्ट करते हैं। तो वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन लिक्विड्स। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वेपर प्रेशर बढ़ेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है वो जितना ज़्यादा वीक होगा उतनी ही जल्दी वो लिक्विड वेपर स्टेट में आ जाएगा। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितने ज़्यादा वीक होंगे वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि वेपर प्रेशर किसे कहते हैं और वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमने पहले ही बढ़ चुके थे ये हम कि टेम्परेचर के साथ में वेपर प्रेशर बढ़ता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ने के साथ साथ वेपर प्रेशर कम होता है। अब जो इस चैप्टर में हमें मेन पढ़ना है स्टूडेंट्स, वो हमें पढ़ना है राउल्ट्स लॉ। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टूडेंट्स, तो आप इसको ध्यान से पढ़ना। राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट्स। एक्चुअली स्टूडेंट्स जो है राउल्ट्स लॉ जो है, राउल्ट्स सबसे पहला साइंटिस्ट था जिसने वेपर प्रेशर और कंसंट्रेशन के बीच में हमको रिलेशनशिप दी। इसने हमें स्टूडेंट्स जो है वेपर प्रेशर और कंसंट्रेशन के बीच में दी। अभी हमने वेपर प्रेशर को किससे रिलेट करा था, टेम्परेचर से, और किससे रिलेट करा था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। अब वेपर प्रेशर को हम किससे रिलेट करेंगे, कंसंट्रेशन से, और ये एक्सप्लेनेशन सबसे पहले किसने दिया था, राउल्ट्स ने दिया था। स्टूडेंट्स, राउल्ट्स ने दो तरह के लॉ दिए, एक तब जब हमारा सॉल्यूट कैसा है, वॉलेटाइल, और दूसरा तब जब सॉल्यूट कैसा है, नॉन वॉलेटाइल। स्टूडेंट्स, वॉलेटाइल सॉल्यूट कौन से होंगे? वॉलेटाइल सॉल्यूट तब होंगे स्टूडेंट्स जब हमारा सॉल्यूट कौन सी फेज़ में होगा, लिक्विड फेज़ के अंदर होगा। यानी कि एक बार तो उसने लिक्विड इन लिक्विड टाइप का सॉल्यूशन लिया है, और दूसरा केस हम लेंगे स्टूडेंट जब सॉलिड इन लिक्विड होगा।
तो ऐसी स्थिति में तो दोनों लिक्विड हैं, तो दोनों लिक्विड हैं तो दोनों ही वॉलेटाइल नेचर के होंगे। दोनों कौन है स्टूडेंट्स? ये हमारे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हमारा सॉल्यूट जो है वो कौन सी स्टेट में हुआ? सॉलिड में। और जो हमारा सॉल्वेंट है वो कौन सी स्टेट में हुआ? लिक्विड स्टेट के अंदर हुआ। तो हम ऐसे सॉल्यूट को क्या बोलेंगे? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बोलेंगे। ऐसे को हम बोलेंगे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द राउल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट्स। इट मीन्स व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर इन लिक्विड स्टेट, जब दोनों कौन सी स्टेट में होंगे? लिक्विड स्टेट के अंदर होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसके लिए डेरिवेशन देख लेते हैं और फिर हम राउल्स का लॉ देखेंगे कि उसने क्या दिया, अल्टीमेटली क्या कंक्लूजन पे पहुंचा वो। स्टूडेंट्स, राउल्स लॉ को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स समझनी होंगी और उन टर्म्स को समझने से पहले हमें ये फिगर समझना होगा। स्टूडेंट्स, सपोज़ करो हमने एक लिक्विड लिया और वो लिक्विड कौन है? ए, और वो प्योर स्टेट में है। इसको हमने एक कंटेनर में ले लिया, ये हमारा लिक्विड ए है। ठीक है, अब चूंकि ये लिक्विड स्टेट के अंदर है स्टूडेंट्स, तो ऑब्वियसली ये कौन सी स्टेट में आएगा? वेपर स्टेट में आएगा। ठीक है, कंटेनर हमारा क्लोज्ड है, वेपर बाहर नहीं जा सकती। तो एक इक्विलिब्रियम के टाइम में ये लिक्विड जो है वो कौन सी स्टेट में है? वेपर स्टेट में भी है और लिक्विड स्टेट में भी है। लिक्विड किस में कन्वर्ट होगी? वेपर में। वेपर किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। उस समय में इसकी वेपर यानी के द्वारा इस लिक्विड पे जो प्रेशर डेवलप होगा वो क्या होगा? P0A होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो P0A इज द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ ए लिक्विड इन इक्विलिब्रियम स्टेट। इन द सेम वे इन अनदर कंटेनर वी हैव टेकन द लिक्विड B। हमने दूसरे कंटेनर में लिक्विड B लिया। ये भी स्टूडेंट्स वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और इसकी वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ इवेपरेशन जब एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी तो इस B लिक्विड की जो वेपर है वो इसके ऊपर प्रेशर जो एक्सर्ट करेगी वो होगा P0B, यानी कि P0B इज़ द वेपर प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्योर लिक्विड B। प्योर लिक्विड B के कारण जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा P0B, और प्योर लिक्विड A के कारण जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा P0A। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करा स्टूडेंट्स? एक थर्ड कंटेनर ले लिया और उस कंटेनर के अंदर हमने A और B दोनों लिक्विड्स को डाल दिया। ठीक है, अब जब हम इन दोनों को A और B को जब हम इसमें डालेंगे स्टूडेंट्स, तो जो A के कारण वेपर प्रेशर था वो अब P0A नहीं रहेगा। इन द सेम वे B के कारण जो वेपर प्रेशर था P0B वो नहीं होगा। दोनों के वेपर प्रेशर चेंज हो जाएंगे क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चेंज हो जाएंगे। तो अब जो वेपर प्रेशर चेंज होगा A का, P0A जो नहीं रहेगा वो अब क्या बन जाएगा? PA। इन द सेम वे जो P0B नहीं रहेगा वो अब क्या आ जाएगा? PB। यानी कि स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन के अंदर जब हमने A और B को जब हमने मिक्स करा तो नए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगे, उसकी वजह से वेपर प्रेशर A का भी चेंज हो गया और B का भी चेंज हो गया, और A का चेंज होकर कितना हो गया? PA, और B का चेंज होकर कितना हो गया? PB हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो A की अमाउंट है इस सॉल्यूशन के अंदर वो कहलाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A, और B की जो अमाउंट है इस सॉल्यूशन के अंदर वो कहलाएगी XB। यानी स्टूडेंट्स A और B जो हैं वो इस कंटेनर में PA के फॉर्म में भी हैं और XA के फॉर्म में भी हैं। यानी कि A जो है वो वेपर फेज में भी है और A जो है वो लिक्विड फेज में भी है। इन द सेम वे B भी स्टूडेंट्स जो है वो वेपर फेज में है PB के फॉर्म में, और लिक्विड फेज के अंदर है वो XB के फॉर्म के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जब हमें ये सारी टर्म्स समझ में आ जाती है कि P0A का क्या मतलब है, P0B का क्या मतलब है, PA का क्या मतलब है, PB का क्या मतलब है, XA कौन है, XB कौन है। ठीक है, तो जो ये P और PB जब टोटल करेंगे इनका स्टूडेंट्स तो हमें मिल जाएगा टोटल वेपर प्रेशर P इज इक्वल टू PA प्लस PB। जब स्टूडेंट्स हमें ये सारी टर्म समझ में आ जाती है कि P0A क्या है, P0B क्या है,
PA vapor pressure of liquid A in solution, PB is the vapor pressure of liquid B in solution, XA is equal to mole fraction of A in solution, XB is the mole fraction of B in solution, and the total vapor pressure is equal to PA plus PB is a very important term students. ये हमें आनी चाहिए, अगर हमें ये समझ में आता है तो हम इसको आगे समझ पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं राउट्स लॉ के पास में। राउट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल, राउट्स का जो लॉ था वॉलेटाइल के लिए, उसने हमें डायरेक्टली एक फार्मूला दिया, और वो फार्मूला स्टूडेंट्स हमारा क्या था, पी ए इज़ इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी इज़ इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और जब हमने दोनों का टोटल करा यानी पी ए प्लस पी बी कर दिया तो हमें मिल गया पी, जो टोटल वेपर प्रेशर आ गया। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर पी ए की वैल्यू पुट करी, पी ए की वैल्यू ये वाली हमने यहाँ पुट कर दी, और पी बी की ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो हमें कैपिटल पी मिल गया ये। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एक्स ए को क्या लिख सकते हैं, एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी। तो हमने यहाँ एक्स ए की वैल्यू क्या पुट कर दी, 1 माइनस एक्स बी पुट कर दी, और फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो हमें मिला पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। अब स्टूडेंट्स इस वाली टर्म में से हमने एक्स बी को कॉमन निकाल लिया, तो हमें मिला पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए मल्टीप्लाइड विद एक्स बी प्लस पी नॉट ए। अगर इस इक्वेशन को स्टूडेंट्स हम ध्यान से देखें तो ये इक्वेशन हमारी बनी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की, जो कर्व हमें इस तरह से मिलेगा, स्ट्रेट लाइन कर्व मिलेगा विद पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, और इसमें ये चीज़ होगी हमारी इंटरसेप्ट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा राउल्ट्स लॉ का डेरिवेशन आया स्टूडेंट्स, जबकि हमारा सॉल्यूट कैसा है, वॉलेटाइल है, यानी सॉल्यूट हमारा किस फेज में है, लिक्विड फेज के अंदर है। ये रिलेशनशिप उसने डायरेक्टली दी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इस कर्व को देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये जो कर्व हमें मिल रहा है, ये कर्व स्टूडेंट्स हमें इसी इक्वेशन के ऊपर बेस्ड मिल रहा है। ठीक है, मैं आपको और थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि ये जो हमें कर्व मिल रहा है ये वाला, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। स्टूडेंट्स हम ये वाली इक्वेशन लेके चल रहे हैं, बताइए वाई एक्सिस पर कौन है, पी, तो हमने ये वाई एक्सिस पर क्या ले लिया, प्रेशर ले लिया। एक्स एक्सिस के ऊपर स्टूडेंट्स कौन आएगा, एक्स बी बढ़ रहा है। देखो स्टूडेंट्स यहाँ एक्स बी इज इक्वल टू कितना है, 0, और यहाँ एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। मैक्सिमम वैल्यू एक्स बी की कितनी हो सकती है, 1 ही हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करा स्टूडेंट्स कि एक्स इज इक्वल टू हमने 1 पुट करा। एक्चुअली हमारे पास में जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स, वो इक्वेशन हमारी है ये वाली कि पी इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू क्या है, पी नॉट ए इंटू क्या है, एक्स ए, और जो पी बी इज इक्वल टू है वो हमारा है पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और जो P है स्टूडेंट्स वो हमारा हो गया पी ए प्लस पी बी, और जब मैंने दोनों की वैल्यू पुट कर दी तो ये हमारा कितना आ गया स्टूडेंट्स, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस क्या आ गया, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये इक्वल टू कौन आ गया, P आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैंने एक्स ए की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 1, और एक्स बी की कितनी वैल्यू पुट कर दी, 0। अब एक्स बी की वैल्यू 0 पुट कर दी तो ये तो 0 हो ही गया, और एक्स ए की वैल्यू 1 पुट कर दी तो बताओ पी इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, पी नॉट ए के। तो ये देखो पी इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, पी नॉट ए के बराबर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि एक्स ए इज इक्वल टू कितना पुट कर देंगे, 0। तो बताओ ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और एक्स बी इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो पी किसके इक्वल हो जाएगा, पी नॉट बी। स्टूडेंट्स यहाँ ग्राफ के अंदर आप पी नॉट बी मेंशन कर देना, मैं भूल गई हूँ उसको लिखना, तो आप इसको पी नॉट बी लिख देना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला जो कर्व मिल रहा है स्टूडेंट, जो नीचे की तरफ जा रहा है, ये कर्व हमारा किसका हो जाएगा, पी ए का कर्व हो जाएगा, क्योंकि एक्स ए की वैल्यू जो है वो 1 से 0 हो रही है, कम हो रही है, तो ग्राफ नीचे आ रहा है। और ये वाला जो कर्व ऊपर जा रहा है स्टूडेंट्स, ये कर्व क्या कहलाएगा, पी बी, क्योंकि यहाँ एक्स बी की वैल्यू 0 से क्या हो रही है, 1, तो ये इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और जो ये हमें लाइन मिल रही है, जो ये लाइन हमें मिलनी चाहिए थी, ये लाइन हमारा हो गया टोटल प्रेशर, और टोटल प्रेशर किसके इक्वलेंट होता है, पी ए प्लस
पीबी के। ये कर्व स्टूडेंट्स हमने किसके बीच में खींचा है, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। तो यहाँ हमने मोल फ्रैक्शन को एक्सप्रेस किया है इन द फॉर्म ऑफ यहाँ हमने कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया है इन द फॉर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो ये एक रिलेशनशिप स्टूडेंट्स का कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे भी हम पढ़ेंगे कि वो सॉल्यूशंस जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, यानी जो इस तरह का कर्व हमें देते हैं, वो आइडियल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। तो ये कर्व आगे हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, ये कर्व किसका हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशंस का हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, हम मेन बात से थोड़ा दूर हट गए हैं। मेन बात हमारी क्या थी कि राउल्ट्स लॉ क्या है। अगर हम वॉलेटाइल सॉल्यूट लेते हैं तो राउल्ट्स लॉ क्या है स्टूडेंट्स, राउल्ट्स लॉ निकलेगा इस वाले फॉर्मूले से। स्टूडेंट्स आप बताओ, पी ए कौन था, पी ए था वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। पी नॉट ए कौन था, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। एक्स ए कौन था स्टूडेंट्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन। तो ये तो बात हो रही है स्टूडेंट्स सॉल्यूशन की। ये बात भी हो रही है कि जब हमने मिक्स कर दिया था ए और बी को, उस समय में ए का जो वेपर प्रेशर था उसको हमने कहा था पी ए। तो जब हमें ये सारी टर्म्स पता है और हमें ये फॉर्मूला भी पता है, तो हम इसको इजीली डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स इसको हम, कि इन अ होमोजीनस मिक्सचर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, होमोजीनस सॉल्यूशन है और दोनों लिक्विड है, यानी कि हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड है। द वेपर प्रेशर ऑफ अ कॉम्पोनेंट, एक कॉम्पोनेंट का वेपर प्रेशर जो है, या हम कौन सा कॉम्पोनेंट ले रहे हैं, ए, ठीक है, इज़ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉम्पोनेंट, कौन हो गया स्टूडेंट, एक्स से, मल्टीप्लाइड विद, देखिए ये हमने डॉट लगाया यानी इसको मल्टीप्लाई करा, विद द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कॉम्पोनेंट, दैट कॉम्पोनेंट कौन है, ए, इसके वेपर प्रेशर से इन प्योर स्टेट, यानी हमने पी नॉट ए और एक्स ए को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें वेपर प्रेशर मिल गया कॉम्पोनेंट का, ए कॉम्पोनेंट का सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम पीबी के फॉर्म में भी दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा हो गया स्टूडेंट्स राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट। जब हमने अपना सॉल्यूट वॉलेटाइल लिया तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, राउल्ट्स लॉ ये कहता है कि जो वेपर प्रेशर है किसी भी कंपोनेंट का सॉल्यूशन के अंदर, वो इक्वल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाइड विद द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। बस आप फॉर्मूला देखते जाएं और इसको डिफाइन करते जाएं। ठीक है स्टूडेंट, राउल्ट्स लॉ की एक लिमिटेशन है स्टूडेंट्स, वो क्या है कि इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर टू लिक्विड्स विच आर नॉट कम्प्लीटली मिसिबल। ये ऐसे लिक्विड्स के लिए जो है अप्लाई नहीं कर सकते, हम इसको ऐसे लिक्विड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते स्टूडेंट्स जिसके जो पूरी तरह से मिक्स नहीं हो सकते। ठीक है, मिक्स होना ज़रूरी है, कम्प्लीटली मिसिबल होना ज़रूरी है। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म स्टूडेंट्स, वो देखिए आप क्या है वो इम्पॉर्टेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, ए कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है इन वेपर स्टेट, एक होता है सॉल्यूशन और एक होता है वेपर फेज। जब वो है स्टूडेंट्स वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन होगा उसको हम डिनोट करेंगे वाई ए से, और वाई ए इज इक्वल टू होगा पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी। अब हमें पता है स्टूडेंट्स कि पी ए प्लस पी बी का तो क्या होता है टोटल प्रेशर, तो हम इस वैसे भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम लेते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज, तो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, इसको हम वाई बी लिख देंगे, और वाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी अपॉन पी ए प्लस पी बी, और वाई ए और वाई बी का टोटल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको क्लियर करती हूँ, अभी हमने पढ़ा, एक पढ़ा एक्स ए और दूसरा हमने पढ़ा एक्स बी, अब हम पढ़ रहे हैं वाई ए और वाई बी। ये भी मोल फ्रैक्शंस हैं स्टूडेंट्स और ये भी हमारे मोल फ्रैक्शंस हैं। तो डिफरेंस क्या है, ये जो मोल फ्रैक्शन है वो है सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड में, और ये जो मोल फ्रैक्शन है ये वेपर में है। मैंने आपको बताया था कि कंटेनर है, कंटेनर में एक लिक्विड है, लिक्विड, इस कंटेनर को हमने कवर कर दिया है, तो ये जो ए लिक्विड है ना, ये लिक्विड फॉर्म में भी है और वेपर फॉर्म में भी है। जब ये लिक्विड फॉर्म में है तो इसका मोल फ्रैक्शन कहलाएगा एक्स ए, और जब ये वेपर स्टेट में होगा तो इसका मोल फ्रैक्शन कहलाएगा वाई ए। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो लिक्विड स्टेट में मोल फ्रैक्शन होगा XA/XB, और वेपर फेज के अंदर मोल फ्रैक्शंस को हम किससे डिनोट करेंगे, YA और YB से। तो जब हम XA निकालते हैं या XB निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो हम क्या लेते हैं, Na/Na प्लस NB लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम क्या लेंगे, Pa/Pa प्लस PB, यानी प्रेशर्स लेंगे। ठीक है, वहाँ मोल्स ले रहे थे, यहाँ हम क्या लेंगे, प्रेशर्स लेंगे। ये जो मोल फ्रैक्शन है वो वेपर फेज का है, इसलिए हम प्रेशर लेंगे। ये जो था हमारा मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट में था, तो इसलिए हमने यहाँ नंबर ऑफ मोल्स लिए थे। ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, हमें अब कौन सी टर्म्स याद रखनी है, XA, XB, YA, YB। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमें ये स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है कि हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है इन सॉल्यूशन या मोल फ्रैक्शन निकालना है इन वेपर फेज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम स्टूडेंट्स हमने हेनरी लॉ भी पढ़ा था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको हेनरी लॉ के बारे में बताया था। अब हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा, तो हमें ऐसा लग रहा है कि दोनों के अंदर काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ में जब हम कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स, देखो फॉर्मूला हमें ऑलमोस्ट एक सा लग रहा है। यहाँ पर आप देखिए PA=P0A इंटू क्या आ रहा है हमारा XA, और यहाँ पर हमारा आ रहा है PA=KH इंटू XA। तो बताओ डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ आया P0A और यहाँ आया KH। दूसरा डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, हमारा जो सॉल्यूट है वो कौन सी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, जबकि यहाँ हमारा सॉल्यूट कौन सी स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। यानी हेनरी लॉ जो है उसमें हमारा सॉल्यूट गैसियस फेज में है, जबकि राउल्ट्स लॉ के अंदर हमारा सॉल्यूट कौन सी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। तो दैट इज़ द डिफरेंस, अदरवाइज द बोथ फार्मूलाज आर सेम। दोनों देखने में एक से हैं फार्मूले, एक लिक्विड के लिए है और एक गैस के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट डेरिवेशन करते हैं स्टूडेंट्स हम, और वो डेरिवेशन हमारा आता है स्टूडेंट्स राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट कब होगा स्टूडेंट, जब सॉल्यूट हमारा सॉलिड स्टेट में होगा। सॉल्वेंट हमारा पहले की तरह ही कौन सी स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। स्टूडेंट्स पहले केस के अंदर अभी हमने जब वॉलेटाइल वाला किया था, राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल किया था हमने, तो उस समय में हमारा सॉल्यूट था वो कौन सी फेज़ में था, लिक्विड, और जो हमारा सॉल्वेंट था वो भी कौन सी फेज़ में था, लिक्विड फेज़ में था। लेकिन अब जब हम नॉन वॉलेटाइल की बात कर रहे हैं, नॉन वॉलेटाइल की बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ नॉन वॉलेटाइल है कौन, हमारा सॉल्यूट है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा सॉल्यूट कौन सी फेज़ में है, लिक्विड सॉलिड में, और सॉल्वेंट कौन सी फेज़ में है, लिक्विड फेज़ के अंदर है। दैट इज़ द डिफरेंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहले तो हम यही पता कर लें कि अगर हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं किसी भी लिक्विड के अंदर, कोई सॉल्वेंट है, उस सॉल्वेंट में हम एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं, तो वेपर प्रेशर पे क्या असर पड़ता है, हमें ये समझाना है। तो हम ये कहते हैं कि वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है। देखो थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने एक कंटेनर ले रखा है, इस कंटेनर के अंदर हमने एक सॉल्वेंट भर दिया है, ये सॉल्वेंट है, और ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सरफेस के ऊपर है। ठीक है, और ये सॉल्वेंट की जो मॉलिक्यूल्स हैं जो लिक्विड स्टेट में, उनकी वेपर्स हैं। ठीक है, सॉल्वेंट हमारा कौन सी फेज़ में है, लिक्विड फेज़ में, तो इसकी वेपर्स बन रही हैं। अब हमने क्या करा स्टूडेंट, इसके अंदर हमने मिला दिया सॉल्यूट। हमने इसके अंदर क्या मिला दिया स्टूडेंट, सॉल्यूट मिला दिया। तो ये हमने इसमें सॉल्यूट मिलाए हैं। ठीक है, आप सॉरी, इसके अंदर मैंने आपको रेड कलर से दिखा रखा है, तो मैं आपको इसको रेड कलर से दिखा देती हूँ। ये हमारे हो गए सॉल्यूट। तो जब सॉल्यूट हम सॉल्वेंट में ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स वो जाएंगे कहाँ, कहाँ आएंगे, वो क्या करेंगे, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो है ना, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, उनको रिप्लेस करके कौन आ जाएंगे, सॉल्यूट आ जाएंगे। यानी ये हमारे कौन आ गए, सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ गए। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, हमारे सॉल्वेंट की सरफेस पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की संख्या कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 थे। ठीक है, जबकि यहाँ सरफेस पे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कितने रह गए, केवल 4 रह गए।
तो हमें पता है स्टूडेंट्स की इवेपरेशन इज द सरफेस फिनोमिना, ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर विल बी इवेपरेशन, ग्रेटर विल बी वेपर प्रेशर। तो यहाँ वेपर प्रेशर कितने मॉलिक्यूल्स के कारण था, 6 के कारण, और यहाँ वेपर प्रेशर कितने के कारण हुआ, 4 के ही कारण हुआ। क्यों? क्योंकि कुछ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को किसने रिप्लेस कर दिया, सॉल्यूट के पार्टिकल्स ने रिप्लेस कर दिया। तो इवेपरेशन भी कम हुआ और वेपर्स भी कम बने और वेपर प्रेशर भी क्या हो गया, कम हो गया। तो स्टूडेंट्स, अगर हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लिया, यानी हमने सॉलिड ले लिया, हमने नॉन वॉलेटाइल क्या ले लिया, सॉल्यूट ले लिया अगर हमने स्टूडेंट्स, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे सरफेस पर, उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी वेपर स्टेट में आने की, उनका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपना डेरिवेशन करते हैं स्टूडेंट्स। तो डेरिवेशन में आप देखिए कि वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट ए, सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए। क्या आ रहा था स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस करा था पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट यानी पी बी कितना आ रहा था स्टूडेंट्स, पी बी। अब देखो स्टूडेंट्स, हम कह रहे हैं कि पी बी तो सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, यानी उसका तो कोई वेपर प्रेशर ही नहीं है। तो बताओ पी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। टोटल वेपर प्रेशर स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है, पी ए प्लस पी बी के इक्वल होता है। यानी कि P इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ये हमने किसकी वैल्यू पुट कर दी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने पी ए की वैल्यू पुट कर दी, पी बी की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी। ठीक है, अब देखो थोड़े से सिंबल्स हम चेंज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। P जो है ये कैपिटल P, इसको तो हम क्या मान रहे हैं, पी एस मान रहे हैं। पी नॉट ए को हम क्या मान रहे हैं, पी नॉट ए को हम केवल पी नॉट मान रहे हैं। और जो एक्स ए है इसको स्टूडेंट्स हम x1 मान रहे हैं। तो हमारी ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन अब ये इस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अगर इस इक्वेशन को हम आगे डेराइव करें तो x1 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स किसके इक्वल हो जाएगा, पी एस अपॉन पी नॉट के हो जाएगा। और स्टूडेंट्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस n2। ये हमने मोल फ्रैक्शन की वैल्यू पुट कर दी है। अब स्टूडेंट्स, हम अगर इसको भी 1 में से माइनस कर दें और इसको भी हम 1 में से माइनस कर दें, दोनों को हम 1 में से माइनस कर दें स्टूडेंट्स, तो हमें क्या मिलेगा, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा। तो पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 प्लस n2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा समझने की है स्टूडेंट्स बात कि पी नॉट माइनस पी एस को हम क्या बोलते हैं। देखो स्टूडेंट्स, पी नॉट क्या है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। ये कौन है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। और पी एस स्टूडेंट्स कौन है, सॉल्यूशन का क्या है, वेपर प्रेशर है। पी नॉट में से पी एस माइनस हो रहा है, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। तो इसी चीज़ को हम क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर में कमी होना। वेपर प्रेशर में कमी होने को हम क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, पी नॉट माइनस पी एस बोल रहे हैं। ठीक है, और पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल के टाइम भी और यहाँ पर भी। ठीक है, x2 इज इक्वल टू कौन है स्टूडेंट्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया, कंसंट्रेशन हो गया। ठीक है, अब यदि स्टूडेंट्स हमें राउल्ट्स लॉ को डिफ़ाइन करना है, इस लॉ को हम डिफ़ाइन करना चाहते हैं, इस लॉ को डिफ़ाइन करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो बस फॉर्मूला देखिए और डिफ़ाइन करें। क्या बोलेंगे हम इसको, इस टर्म को हमने क्या बोला है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू x2। x2 को हम क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ठीक है, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन कंटेनिंग द नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इतना कुछ पढ़ने के बाद में ना हमें थोड़ा इसके अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये सब पढ़ने के बाद हमें ये बात क्लियर नहीं होती कि अल्टीमेटली हुआ क्या। देखो, तो इसलिए मैं कंक्लूजन पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसके अंदर राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल। ठीक है, राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल के से हमें क्या मतलब समझ में आया।
इसका मतलब ये समझ में आया स्टूडेंट्स कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगी उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। क्या फॉर्मूला था स्टूडेंट्स हमारा इसके अंदर कि पी ए इज़ इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स से, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी यानी एक्स से बढ़ेगा वैसे वैसे पी ए भी बढ़ेगा, यानी सॉल्यूशन की में जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। क्यों होगा स्टूडेंट्स? हम कॉमन सेंस भी अप्लाई कर सकते हैं कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो कौन सी स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, तो इसके कारण इसमें क्या होगा वेपर प्रेशर, और जो हमारा सॉल्यूट है वो भी लिक्विड स्टेट में है तो इसके कारण भी क्या होगा वेपर प्रेशर। तो दोनों के वेपर प्रेशर ऐड होंगे तो भी ऑब्वियसली वेपर प्रेशर तो बढ़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसके अंदर हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स कि अगर राल्स लॉ हम नॉन वॉलेटाइल के लिए लेते हैं, नॉन वॉलेटाइल के लिए अगर हम लेते हैं तो क्या आएगा, वेपर प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अभी हमने स्टूडेंट्स इसका फॉर्मूला देखा, इस फॉर्मूले से भी बता सकते हैं हम कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज़ इक्वल टू एक्स टू का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर में कमी, यानी वेपर प्रेशर में कमी बढ़ जाएगी, यानी वेपर प्रेशर कम हो जाएगा जब हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कर्व मैं आपको बताना भूल गई हूँ, तो एक बार आप कर्व देख लीजिए स्टूडेंट्स कि ये कर्व जो है वो हमने करा है पी एस इज इक्वल टू एक्स वन डॉट पी नॉट से। तो बताइए पी एस इज इक्वल टू डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एक्स वन के हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने कर्व प्लॉट कर रखा है, ये वाला कर्व प्लॉट किया है। इस कर्व के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या ले लिया, कौन सी इक्वेशन बन रही है स्टूडेंट्स, ये वाई इज इक्वल टू एम एक्स की बन रही है। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्या ले लिया है एक्स वन, और वाई एक्सिस पर हमने क्या ले लिया है पी एस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आ गया है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ गया, तो हमें स्ट्रेट लाइन कर्व मिल रहा है। यानी कि जैसे जैसे सॉल्वेंट की अमाउंट हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, सॉल्यूट की अमाउंट बढ़ाने से कम होगा और सॉल्वेंट की अमाउंट बढ़ाने से बढ़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ ऑल अबाउट राउल्स लॉ। अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, और वो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसलिए आप इसको ध्यान से देखना। एक हमारा हो गया स्टूडेंट इसमें आइडियल सॉल्यूशन, और एक हमारा हो गया इसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है इसकी कि वो सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को ओबे करे सभी टेम्परेचर्स पर और सभी कंसंट्रेशंस पर, ठीक है, तो वो कहलाएंगे हमारे आइडियल सॉल्यूशंस। और राउल्स लॉ भी हमने पढ़ा स्टूडेंट्स, क्या होता है, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए एंड पी बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी। ऑब्वियसली नॉन आइडियल इसका ऑपोजिट हो जाएगा, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और यहाँ पी ए इज़ नॉट इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट बी, पी नॉट सॉरी ए, एंड पी बी इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, और वो नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स हमारा इसके अंदर आएगा कि अगर हम इंटरेक्शन की बात करते हैं, फोर्सेस की बात करते हैं, तो जब हमारे पास में प्योर थे यानी पी ए था, प्योर ए था, जब हमारे पास प्योर बी था, ए का मतलब है प्योर ए, बी का मतलब है प्योर बी, और जब हमने दोनों को मिक्स करा तो हमें सॉल्यूशन मिला ए बी। तो फोर्सेस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा, यानी उनको मिक्स करने से पहले और मिक्स करने के बाद फोर्सेस कैसे हैं, इक्वल ही हैं, दोनों ही स्टेट में इनके फोर्सेस जो हैं वो इक्वल हैं, कोई चेंज नहीं आ रहा। जबकि यहाँ पर स्टूडेंट्स जब हम प्योर लेंगे ए तो फोर्सेस अलग होंगे, जब हम इसके अंदर प्योर बी लेंगे तो फोर्सेस उसमें अलग तरह के मिलेंगे। ठीक है, और जब हम उसमें दोनों को मिक्स करेंगे तो फोर्सेस अलग हो जाएंगे, यानी कि मिक्स करने से पहले फोर्सेस और मिक्स करने के बाद के फोर्सेस जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स,
यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए कि अगर हम दोनों कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं तो ना तो वॉल्यूम में चेंज आएगा यानी डेल्टा भी ज़ीरो हो जाएगा, ना एंथैल्पी में चेंज आएगा यानी डेल्टा एच इज़ इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जबकि इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, अगर हम मिक्सिंग करेंगे तो डेल्टा वी भी चेंज हो जाएगा और डेल्टा एच भी चेंज हो जाएगा, यानी वो चेंज ज़ीरो नहीं होगा, यानी कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, या तो इंक्रीज़ हो जाएगा या डिक्रीज़ हो जाएगा। इसके अंदर अगर स्टूडेंट्स हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो आएगा कि ये एजियोट्रोप्स नहीं बनाएंगे, अभी मैं आगे डिस्कस करूँगी एजियोट्रोप्स किसे कहते हैं। ये एजियोट्रोप्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, जबकि इसके अंदर स्टूडेंट जो है एजियोट्रोप्स का फॉर्मेशन होगा। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन, these are the differences between आइडियल सॉल्यूशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करे वो आइडियल, जो ना करे वो नॉन आइडियल। जहाँ सॉल्यूशंस सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने के बाद फोर्सेस पे कोई इफेक्ट ना पड़े, फोर्सेस चेंज ना हो, तो वो आइडियल होंगे। अगर फोर्सेस चेंज हो जाते हैं तो नॉन आइडियल हो जाएंगे। अगर डेल्टा वी और डेल्टा एच जो हैं वो ज़ीरो होते हैं, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन एंथैल्पी नहीं होता, तो वो आपके हो जाएंगे आइडियल सॉल्यूशन। और अगर वो चेंज हो जाते हैं तो वो हो जाएंगे नॉन आइडियल। और इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि आइडियल सॉल्यूशंस जो हैं उनके क्या क्या आपके एग्जाम्पल्स होंगे। नॉन आइडियल हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बेंजीन एंड टोलुइन जो होंगे स्टूडेंट्स, वो आपके बेंजीन एंड टोलुइन किसके एग्जाम्पल होंगे, आइडियल के। एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। इनके स्ट्रक्चर्स में थोड़ा ही डिफरेंस है स्टूडेंट। देखो बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाएगा तो हमें मिल जाएगा टोलुइन। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन में CH2 का डिफरेंस है। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन में Cl और Br का डिफरेंस है। यानी स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट सेम है और सॉल्यूशंस भी कैसे हो जाएंगे, आइडियल हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो आइडियल सॉल्यूशन, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कितने तरह के होंगे स्टूडेंट्स, दो तरह के होंगे। एक वो जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे स्टूडेंट्स, एक इसमें वो आएंगे स्टूडेंट्स जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, और दूसरा स्टूडेंट्स इसके अंदर वो आएंगे जो नेगेटिव डेविएशन को शो करेंगे। यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के हो गए, वो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करें और वो जो नेगेटिव डेविएशन शो करें। ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, यहाँ आपके थोड़े से कंसेप्ट अप्लाई हो जाएंगे। तो आप देखो, इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स आर लेस देन इन प्योर कंपोनेंट्स। देखो ये था हमारा प्योर ए, ये था हमारा प्योर बी, और ये जब हमने ए और बी दोनों को मिक्स कर दिया तो मिक्स करने के बाद इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हो गए हैं, वीक हो गए हैं। पहले वो कैसे थे, स्ट्रॉन्ग, लेकिन मिक्स करने के बाद वो क्या हो गए हैं, वीक। अगर बताओ स्टूडेंट्स, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हो जाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो नेक्स्ट पॉइंट यही है कि PA विल बी ग्रेटर देन XA इंटू P0A एंड PB विल ऑल्सो बी ग्रेटर देन XB इंटू P0B, यानी वेपर प्रेशर बढ़ गया है। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन के अंदर वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक, डेल्टा वी मिक्सिंग यानी कि वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव हो जाएगा, यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। एंड डेल्टा एच मिक्सिंग यानी कि एंथैल्पी चेंज जो है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं इट मीन्स कि हम एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ऐसी में कौन सी रिएक्शंस होंगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। वॉल्यूम में चेंज कैसे होगा स्टूडेंट्स, कि जैसे हमने 10 ml ले लिया हमने A और 10 ही ml हमने लिया B, लेकिन जब हमने दोनों को मिक्स करा तो टोटल वॉल्यूम 20 से ज़्यादा आ गया, यानी कि वो 20.1 ml आ गया, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन हुआ उसके अंदर, वो सॉरी पॉजिटिव वॉल्यूम चेंज हुआ, यानी वॉल्यूम कुछ इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनाएंगे, ये भी मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगी एजियोट्रोप्स क्या होते हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि इस साइड में क्या हो रहा है हमारे साथ में। अगर हम नेगेटिव डेविएशन लेते हैं तो उसका जस्ट अपोजिट होता चला जाएगा स्टूडेंट्स। जब हम सॉल्यूशंस को मिक्स करेंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर जो फोर्सेस हैं वो पहले से ज़्यादा हो जाएंगे, फोर्सेस पहले से ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि फोर्सेस ए का फोर्स जो है वो AB के फोर्स, यानी जब हमने मिक्स कर दिया तो AB का फोर्स बढ़ गया।
इसी तरीके से जब AB बना तो उसका फोर्स BB से भी क्या था, ज़्यादा था। ये प्योर B है, ये प्योर A है, और ये मिक्स होने के बाद है। मिक्स होने के बाद फोर्स बढ़ गए। अब स्टूडेंट्स अगर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो गए पहले से, तो बताओ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। यानी PA इज़ लेस देन एंड PB इज़ ऑल्सो लेस देन PXA P0A एंड XB P0B। यहाँ पर स्टूडेंट्स वॉल्यूम में चेंज पॉजिटिव था, यहाँ वॉल्यूम में चेंज जो है वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। यानी यहाँ वॉल्यूम पहले से कम हो जाएगा। यानी अगर हमने A 10 ml लिया था, B भी हमने 10 ml लिया है, और जो हमें नेट सॉल्यूशन मिलेगा वो 19.9 ml मिल गया, यानी पहले से कम मिला। डेल्टा H यानी कि चेंज इन एंथैल्पी मिक्स करने के बाद में नेगेटिव हो गई, यानी रिएक्शन कैसी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक हो जाएगी। ठीक है, यहाँ स्टूडेंट्स मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बन रहे थे, यहाँ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बस सभी चीज़ें पॉजिटिव होती जा रही हैं। आप देखो फोर्सेस पहले से वीक हो गए, यहाँ फोर्सेस पहले से स्ट्रांग हो गए, यहाँ वेपर प्रेशर बढ़ गया, यहाँ वेपर प्रेशर कम हो गया, यहाँ डेल्टा V और डेल्टा H दोनों इंक्रीज़ हो गए, यहाँ डेल्टा H और डेल्टा V दोनों डिक्रीज़ हो गए, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स का कम हो गया, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स का बढ़ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको काफ़ी देर से स्टूडेंट्स बात कर रही थी एजियोट्रोप्स के बारे में, तो अब हम देख लेते हैं कि एजियोट्रोप्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, इनको हम स्टूडेंट्स जो हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। देखो स्टूडेंट, बहुत ही इसमें डीप बात छिपी हुई है। स्टूडेंट्स जब हम प्योर लिक्विड लेते हैं, सपोज़ करो हमने वाटर लिया, तो हम सबको पता है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है, तो किसी भी प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन अगर हम इस वाटर के अंदर क्या मिला दें, सॉल्यूट मिला दें, सपोज़ हमने NaCl मिला दिया, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, कैसे ज़्यादा होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट पहले से बढ़ जाएगा, और वो फिक्स भी नहीं रहेगा। डिपेंड्स कि हमने कितना NaCl उसके अंदर मिलाया। ज़्यादा मिलाया तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा बढ़ जाएगा, कम मिलाया तो कम बढ़ेगा। लेकिन कई बार यानी कि जो हमने मिक्सचर बनाया NaCl और वाटर का, उसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट नहीं है, यानी किसी भी मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रेशो हम इस तरह से मिक्स करते हैं, इस तरह से उनका रेशो फिक्स हो जाता है कि हमें कांस्टेंट बॉइलिंग क्या मिल जाते हैं, मिक्सचर्स मिल, यानी उनका बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स हो जाता है। जैसे प्योर लिक्विड का फिक्स होता है, वैसे ही मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स हो जाता है। लेकिन कब, जब हम डेफिनेट अमाउंट सॉल्यूट की मिलाते हैं और डेफिनेट अमाउंट सॉल्वेंट की मिलाते हैं, उस पर्टिकुलर रेशो में जब उनको फिक्स किया जाता है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो जाता है। ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या कहते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स कहते हैं। ठीक है, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स की क्या डेफिनेशन होगी, द लिक्विड मिक्सचर्स हैविंग डेफिनेट कॉम्पोजिशन एंड बॉइलिंग, कॉम्पोजिशन फिक्स है उनका और उनका बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स होगा। जस्ट लाइक अ प्योर लिक्विड इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉन्स्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स यहाँ पर कि दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन मैथड। स्टूडेंट्स, डिस्टिलेशन का क्या मतलब होता है कि अगर हमें दो लिक्विड्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है उनको सेपरेट करना है, तो हम उनको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो बताओ पहले किसकी इवेपरेट होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। बाद में कौन इवेपरेट होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे दो चीज़ें मिक्स हुई भी हैं, लेकिन हम उनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों मिलकर एक हो गई हैं। वो एक प्योर लिक्विड की तरह बिहेव कर रही हैं, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक हो गया है, तो इसीलिए हम उनको डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स किसे कहते हैं। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स वो होते हैं स्टूडेंट्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। किससे कम होता है, दोनों ही कंपोनेंट से कम होता है। दो कंपोनेंट जो हमने मिक्स करे थे दोनों से कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, हमने 95.4% इथेनॉल लिया यानी इथाइल अल्कोहल लिया, जिसमें 95.4% तो इथेनॉल था और रिमेनिंग पार्ट किसका था, वाटर का था। तो हमें मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स मिलेंगे। क्या होगा स्टूडेंट्स कि जब हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल लेंगे तो वो इतना होता है 351.3। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का हम सबको पता है 373 केल्विन। एक्चुअली ये आया किससे है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से, जिसमें केल्विन में कन्वर्ट किया है हमने। ठीक है, उसके बाद में स्टूडेंट्स हमारा आ गया इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रोप।
तो वो स्टूडेंट्स देखो ये आ रहा है, वो हमारा कितना आ गया स्टूडेंट्स 350, कितना आ गया हमारा 351.15 आया है स्टूडेंट्स। तो देखो ये वाला बॉइलिंग पॉइंट जो है इससे भी कम है और इससे भी कम है, दोनों से कम है, दोनों कंपोनेंट से कम हो गया। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमने लिया इसके अंदर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स लिए। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स में स्टूडेंट्स जो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप का होगा वो दोनों कंपोनेंट से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जैसे यहाँ हमने 68% HNO3 लिया, ठीक है। तो 68% HNO3 का मतलब ये है कि हमने 68% HNO3 लिया, रिमेनिंग अमाउंट किसकी, वाटर की है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट HNO3 का फिक्स है स्टूडेंट्स 359 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का भी फिक्स है 373 केल्विन। लेकिन जो हमारा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना उसका बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट्स कितना आ गया हमारा 393.5। स्टूडेंट्स ये जो बॉइलिंग पॉइंट है इससे भी ज़्यादा है और इससे भी ज़्यादा, यानी दोनों से ज़्यादा हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स आइडियल सॉल्यूशंस, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के कर्व्स किस तरह से हमें मिलते हैं। इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आप देख लीजिए। आइडियल सॉल्यूशन का कर्व तो हमने अभी किया ही था स्टूडेंट्स, जो रॉल्स लॉ को वो भी करते हैं, वही कर्व हमने प्लॉट कर दिया। पॉजिटिव डेविएशन में स्टूडेंट्स हमने देखा था कि वेपर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा था। कौन से वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होंगे स्टूडेंट्स, जो PA है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, जो PB है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, और जो PA प्लस PB है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएंगे, यानी सब के सब इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो मैंने यहाँ पे सॉलिड लाइन दिखाई है वो तो हमारी किसकी है, पॉजिटिव डेविएशन को शो करती हैं, और जो हमने डॉटेड लाइनें दिखा रखी हैं वो डॉटेड लाइनें किसको शो कर रही हैं, आइडियल सॉल्यूशन को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब आप देखिए कि ये कर्व है PA के लिए, एक्चुअली ये होना था लेकिन ये बढ़कर इतना हो गया, ये बढ़ गया। इसी तरीके से ये डॉटेड लाइन स्टूडेंट्स है PB की, लेकिन ये इससे ज़्यादा हो गया है, कर्व ऊपर जा रहा है। और इसी तरीके से ये कर्व जो था स्टूडेंट्स, ये था हमारा कैपिटल P का, जो बढ़कर कितना हो गया है, इतना हो गया है, यानी ये भी पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। तो कर्व जितने भी हमारे नॉर्मल कर्व्स थे हमने इनको स्टूडेंट्स ऊपर की तरफ बढ़ा दिया इस तरीके से। तो वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, बढ़ रहा है, ऊपर कर रहे हैं मीन्स वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये किसको डिनोट कर रहा है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव डेविएशन को। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन के अंदर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, नेगेटिव डेविएशन में जो कर्व हमने ऊपर बनाए हैं ना वो नीचे बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स PA भी डिक्रीज़ हो जाएगा, PB भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, और कैपिटल P भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है ये कैपिटल P की थी, ये नीचे आ गया कर्व हमारा। ये जो लाइन थी ये हमारी PB की थी, ये भी नीचे आ गया है कर्व हमारा। ये वाली जो लाइन थी वो PA की थी, ये भी नीचे आ गया। यानी कि ये जो हमारा आइडियल सॉल्यूशन का कर्व है इसके नीचे ही हम बाकी के कर्व्स बना देंगे। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, X एक्सिस और Y एक्सिस पर हमें वैसे ही लिखना है जैसे कि हम आइडियल के अंदर लिखते थे। तो ये स्टूडेंट्स हमारा हो गया आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, और नॉन आइडियल भी दो तरह के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब स्टूडेंट्स कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर हमारे, वो देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जितने भी रीजनिंग क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन। इथेनॉल का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट, C2H5OH, और साइक्लोहेक्सेन का मतलब हो गया ये। ठीक है, या हम इथेनॉल के साथ में क्या ले लें, एसीटोन। स्टूडेंट्स एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3C+CH3। तो ये हमारा आ गया एसीटोन। ठीक है, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि इथाइल अल्कोहल के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है, ये वाली, ये बॉन्डिंग है H बॉन्डिंग। ठीक है, जो कैसी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, लेकिन जब स्टूडेंट्स इसमें हम साइक्लोहेक्सेन को मिला दें या एसीटोन को मिला देंगे तो वो इस H बॉन्डिंग को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। H बॉन्डिंग टूटेगी तो बॉन्ड कैसे हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। बॉन्ड वीक हो जाएंगे तो स्टूडेंट्स वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो कौन सा डेविएशन हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि स्टूडेंट जब इथेनॉल प्योर था तो उसके फोर्सेस कैसे थे, स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन जब हमने उसमें साइक्लोहेक्सेन या उसके अंदर हमने एसीटोन मिला दिया तो उसके फोर्सेस क्या हो गए, वीक हो गए, और फोर्सेस वीक होने से वेपर प्रेशर बढ़ गया और कौन सा डेविएशन हो गया, पॉजिटिव डेविएशन हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा बनता है यहाँ पर कि अगर हम क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को लेते हैं तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ऐसा क्यों होता है। अगर हम क्लोरोफॉर्म और एसीटोन लेते हैं तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ऐसा क्यों होता है। स्टूडेंट पहले तो हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CH एसीटोन का मैंने भी आपको बताया था CH3CO होता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ये सेंट्रल एलिमेंट है, ये सराउंडिंग एटम अलग अलग हो गए, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में डिफरेंस आ गया तो ये मॉलिक्यूल हमारा कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। इन द सेम वे यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, यानी ये भी कैसा हो गया, पोलर हो गया। यानी एसीटोन और एसीटोन के बीच में जो फोर्स लगेंगे ना वो कौन से होंगे स्टूडेंट्स, डाइपोल डाइपोल। और ऐसे ही क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म के बीच में जो फोर्स होंगे वो भी कौन से होंगे, डाइपोल डाइपोल होंगे। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म के अंदर स्टूडेंट्स कौन सा फोर्स मिल रहा है, डाइपोल डाइपोल, और एसीटोन में भी कौन सा फोर्स मिल रहा है, डाइपोल डाइपोल। लेकिन स्टूडेंट्स जब हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो इन दोनों के बीच के फोर्सेस कैसे हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, और इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, H बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट्स, ये क्लोरोफॉर्म हो गया और ये हमारा एसीटोन हो गया, इसके H और इसके O के बीच में क्या बन गए, H बॉन्ड बन गए। तो स्टूडेंट्स जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस थे, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होते हैं, ये कंपैरेटिवली क्या होंगे, वीक होंगे, और H बॉन्ड क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। यानी कि अगर हमने क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिक्स कर दिया तो बॉन्ड कैसे हो गए, स्ट्रॉन्ग, और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज, और वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो स्टूडेंट्स कौन सा डेविएशन हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आज आपको इस वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स जो टोटल बात बताई मैंने आपको, यहाँ मैंने क्या क्या डिस्कस करा है स्टूडेंट्स, हमने वेपर प्रेशर को डिस्कस करा, फिर हमने स्टूडेंट्स इसके अंदर जो था हमने राउल्ट्स लॉ को डिस्कस करा। राउल्ट्स लॉ स्टूडेंट्स हमने वेपर वॉलेटाइल के लिए भी करा, ठीक है, और हमने इसको नॉन वॉलेटाइल के लिए भी करा। और फिर हमने ये भी बताया कि जो वेपर प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है सॉल्यूशन के लिए, यानी कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है दैट इज़ लेस देन सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। ठीक है, उसके बाद में स्टूडेंट्स हमने करा कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, फिर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस। उनके हमने एग्जाम्पल भी करे हैं स्टूडेंट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशंस के कौन कौन से जो सॉल्यूशंस हैं वो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे, जैसे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन है तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। इसी तरीके से यदि हम इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन ले लें या इथेनॉल और हम एसीटोन ले लें तो ये कौन सा डेविएशन शो कर रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं। आई होप आपको आज की ये वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।